गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन योर हिंदी क्लास। आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं और ऐसे में ये आपका एक नैतिक दायित्व तो बन जाता है, आपका एक कर्तव्य बन जाता है कि आप जो भी स्टडी मटेरियल्स, गाइडलाइंस आपको स्कूल की तरफ से दिए जाते हैं उसको फॉलो करें और अपने भविष्य को संवारने का प्रयत्न करें। बच्चों, जैसा कि सीबीएसई का गाइडलाइंस भी है कि ऑनलाइन क्लासेस को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए और बच्चों की परफॉर्मेंस और उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑनलाइन क्लासेस की बेस पे तय की जाए। तो बच्चों, आप सभी की जो उपस्थिति है कक्षा में वो बहुत ही कम है। मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कक्षा में उपस्थित हों, नहीं तो मुझे भी आपको अनुपस्थित दिखाना होगा, जो कि आपकी प्रगति कार्ड पे रिपोर्ट कार्ड, जो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है, उस पर इसका एक प्रभाव पड़ेगा। जो आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं, जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, वो भी ऑनलाइन ली जाती हैं। जो टेस्ट वगैरह लेते हैं हम, तो उसमें भी आपका प्रदर्शन जब अच्छा नहीं होगा, आपकी उपस्थिति अच्छी नहीं होगी, तो हम आपको बेहतर परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग नियमित रूप से कक्षा में पढ़ाई करें और अपनी स्टडी, अपनी प्रिपरेशन को किसी भी तरह से प्रभावित ना होने दें। तो चलिए आज के बिंदु पर हम आते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस समय हम कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित वे आँखें नामक पाठ को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने इस पाठ में कवि परिचय, पाठ में निहित पदों, काव्यांशों की व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है उसमें से किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पहला प्रश्न दिया है काव्यांश पर आधारित अर्थग्रहण एवं सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो आपका ये दिया हुआ है ऊपर, काव्यांश पर आधारित अर्थग्रहण एवं काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न, यानी परीक्षा में काव्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न में क्या होता है कि आपको कोई पद या गद्य खंड दिया रहेगा और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। उदाहरण के लिए आप देख पा रहे हैं कि उदाहरण के लिए जो है मैंने एक पद लिया हुआ है और उसमें आप देखिए अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न जो पूछा हुआ है। पहला प्रश्न है, पहले तो एक पद दे दिया उन्होंने कि खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। तो बच्चों, ये जो पद दिया हुआ है इस पे आधारित प्रश्न बनते हैं। तो जब आप व्याख्या खूब अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई भी पद से आधारित अगर प्रश्न पूछा जाता है या गद्य खंड से आधारित प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से दे पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला पाएंगे। बात ये नहीं है कि आप प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं, बात ये है कि प्रश्न का उत्तर आप कितना सटीक और कितना अच्छा दे पाते हैं, जिससे कि जो परीक्षक है, जो एग्जामिनर है, वो आपका एक भी नंबर, एक भी मार्क, एक भी अंक काट ना पाए। तो देखिए प्रश्न पूछा गया कि खैर पैर की जूती जोरू, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए।
मैंने आपको व्याख्या करते समय बताया था, और अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने बताया था आपको कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं इसमें कवि ने उस समय, अर्थात जब कवि ने इस पद को लिखा था 1960 के दशक में, तब भारतीय समाज में नारियों की कैसी स्थिति थी, कैसी उनकी स्थिति थी, उसी के बारे में उन्होंने बताया है। तो खैर पैर की जूती जोरू पंक्ति का आशय लिखने से आपको यही होना कि आप जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि खैर पैर की जूतू जोरू पंक्ति के माध्यम से कवि ने भारतीय समाज में नारियों की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कवि ने यह बताया है कि समाज में नारियों को उपेक्षित किया जाता रहा है और उनकी तुलना पैर की जूती से की जाती रही है, अर्थात जिसको जब चाहे कोई बदल दे। कहने का मतलब ये है कि पहले तलाक देने की, कभी भी अपनी पत्नी को छोड़ देने की, ये जो प्रथाएं थी उसको कवि ने स्पष्ट करना चाहा है। तो इसमें कवि जो होता है वो समाज का एक बहुत जिम्मेदार, बहुत ही सजग नागरिक होता है, और वो हर बार कोई ना कोई समाज को संदेश देना चाहता है। ये संदेश है शासक वर्ग के लिए, हम लोगों के लिए, एक प्रकार से हम लोगों के ऊपर व्यंग है कि हम अपने घरों में अपनी स्त्री जाति के प्रति कैसा भाव रखते हैं। तो पूरा भाव आप लिखेंगे तो खैर पैर की जूती जोरू पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने भारतीय समाज में नारियों की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, और उसमें उन्होंने ये बताया है कि भारतीय समाज में नारियों की स्थिति सुखद नहीं है और वहाँ पर उनकी तुलना पैर की जूती से की जाती है, अर्थात जिस प्रकार से पैर की जूती को जब चाहे तब बदल दिया जाए, उसका कोई बहुत मूल्य नहीं होता है, वैसे ही नारी का भी हमारे जीवन में कोई बहुत मूल्य नहीं है। हम उसे जिस प्रकार से चाहे प्रयोग करें और जब चाहे उसे छोड़ दें। तो मैं यहाँ पे इस प्रश्नों का उत्तर नहीं बताने के लिए आपको आया हूँ, तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ एक प्रकार से कि अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न कैसे होते हैं और उनके उत्तर कैसे आपको लिखने हैं। फिर देखिए आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया, इसी काव्यांश पर आधारित है कि काव्यांश में किसे अपने बेटे की सुध आती है और क्यों। तो स्पष्ट है, जब आपने पाठ पढ़ा है, आपको पाठ की पृष्ठभूमि पता है, मैंने बताया है कि किसान का वर्णन किया गया है, तो आप कहेंगे काव्यांश में किसान को अपने बेटे की सुध आती है और क्यों आती है। तब कहना है कि क्योंकि उसका बेटा उसके लिए बहुत प्रिय था, वह मेहनत मजदूरी कर करके घर में कुछ पैसे लाता था जिससे उनका जीवन यापन हो पाता था, लेकिन दुर्भाग्यवश जमींदार के आदमियों ने, जमींदार के लठैतों ने उसे पीट पीट करके मार डाला। फिर अगला आपका है सांप लौटते फटती छाती पंक्ति का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको बताया था सांप लौटना, छाती फटना ये मुहावरेदार शब्द हैं। सांप लौटने से मतलब है कष्ट होना, फटती छाती से भी कष्ट होना है। तो पंक्ति का प्रसंग स्पष्ट करना है। तो कभी सांप लौटते और फटती छाती नामक मुहावरेदार शब्दावली का प्रयोग करके किसान के कष्ट को उजागर करना चाहता है। कभी कहता है कि किसान ने जब अपने जवान बेटे की मृत्यु का क्रियाक्रम अर्थात शुद्ध किया तो उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, उसे अपार कष्ट हो रहा था, और उसी के लिए कवि ने सांप लौटते फटती छाती मुहावरे का प्रयोग किया है। काव्यांश में समाज की किस मानसिकता पर व्यंग किया गया है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि काव्यांश में समाज की नारी के प्रति जो उपेक्षित दृष्टिकोण है उस पर व्यंग किया गया है, और समाज का ध्यान किसान की ओर नहीं जा रहा है, किसान की समस्याओं की ओर नहीं जा रहा है, उस पर भी एक प्रकार का व्यंग किया गया है। तो इस प्रकार से अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न का मतलब ये होता है कि काव्य में कौन सा सौंदर्य है। अब उसको भी मैंने इसीलिए आपको पिछली वीडियो में बताया था कि काव्यांश की भाषा शैली पर। तो मैंने बताया था कि पूरे पाठ की जो भाषा शैली है वो कैसी है, सीधी, सरल
प्रवाहपूर्ण है और मानक खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। किसान ने ग्रामीण शब्दों का भी यथास्थान उचित प्रयोग किया है, जिससे काव्य बड़ा रुचिकर हो गया है। तो ये तो हो गई भाषा शैली। अब काव्यांश में मुहावरों का बहुत ही सटीक प्रयोग किया गया है, सिद्ध कीजिए। तो इसमें भी लिखना है कि बहुत ही सटीक प्रयोग हुआ है, जैसे कि किसान के कष्ट को व्यक्त करने के लिए सांप लौटना, फटती छाती, किसान के सुखों की याद आने के लिए आँखों में नाचना आदि मुहावरों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। तो एक सौंदर्य संबंधी प्रश्न हो गया। फिर आपका आता है विषय वस्तु पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न। अब ये होगा आपका विषय वस्तु, यानी आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है। जब व्याख्या ही देखिए मूल है, जब आप अच्छे से व्याख्या पढ़ लेते हैं, उसमें निहित काव्य सौंदर्य को जान लेते हैं, तो आप सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से दे पाएंगे। अब ये कह रहा है कि संसार कगार सदृश बाखिसका पंक्ति में संसार से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो संसार से स्पष्ट है वो किसान के जीवन से है, किसान के वो सभी सुख सुविधाओं से है, वो सभी और आधार से है, उनके जो सभी आधार हैं जीने के उससे है। वो कह रहा है कि वो एक एक करके सब उसके जीवन से दूर हो गए, सब उसके जीवन से चले गए और अब उसका जीवन बहुत ही कष्टप्रद हो गया है। फिर अगला प्रश्न आपका है, किसान वर्तमान समय में भी अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, वे आंखें कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। वर्तमान समय से तात्पर्य कवि के कहने का है कि वर्तमान समय में लगभग सभी वर्ग ने विकास कर लिया है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो नौकरी करने वाला वर्ग हो, चाहे कोई और वर्ग हो, लेकिन किसान की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार अभी भी देखने को नहीं मिला है। तो अभी भी उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, जैसे कि उसके फसलों का उचित दाम नहीं मिल पाता है, सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, समय पर उसे बीज खाद नहीं मिल पाते हैं इत्यादि उसके अभावग्रस्त जीवन को स्पष्ट करते हैं। प्रायः किसान एक सामान्य जीवन जीते हैं। आप देखते हैं कि उनके घर पे जो वर्तमान ऐशो आराम के साधन हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आप अपने आप से सॉल्व करिएगा, अपने आप से हल करिएगा। अब हम आते हैं उन प्रश्नों की तरफ जो आपको अपनी नोट्स में लिखना है, एनसीईआरटी के प्रश्न। पहले तो आप अपने नोट्स जब बनाएंगे तो मैंने बताया है कि सबसे पहले आप थोड़ा सा कवि परिचय लिखेंगे, पाठ का नाम डालने के बाद, कवि का नाम डालने के बाद थोड़ा कवि परिचय, उसके बाद पाठ का मूल उद्देश्य, फिर शब्दार्थ, फिर व्याख्या। और व्याख्या में आप काव्य सौंदर्य नीचे लिख सकते हैं। जब व्याख्या लिखेंगे तो नीचे आप हेडिंग डाल करके काव्य सौंदर्य लिखेंगे, फिर प्रश्नोत्तर। ये तरीके से अगर आप पढ़ेंगे और ध्यान से क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत कठिन नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, तो आसानी से आप हिंदी में बिना किसी बहुत ज़्यादा मेहनत के केवल ध्यान से अगर पढ़ लेंगे तो आप 90+ पहुंच जाएंगे, 100 नंबर पा सकते हैं, 95 पाएंगे। और तब मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि सब्जेक्ट में आपने क्लास 10th में जैसा कि सोशल साइंस मैंने पढ़ाया और उसमें आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, क्योंकि आपने हमारा मान रखा, हमारा सम्मान रखा और सोशल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपने कक्षा 11 में अपनी मातृभाषा को, अपनी प्रिय भाषा को, हिंदी को अपना विषय बनाया है, तो इसमें आपको अधिक से अधिक अंक मिल सकें। चलिए अब हम पाठ के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो पाठ का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि अंधकार की गुहा से रीखी उन आँखों से डरता है मन। ये तो एक दे दिया काव्यांश, और उस पर पूछ रहा है कि आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है, प्रश्न कर रहा है वो। तो आमतौर पे भी आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। तो आमतौर पर हमें अपने जीवन में होने वाली, जैसे आप कह सकते हैं कि किस किन चीज़ों से डर लगता है, तो ये आपकी एक्सपीरियंस की चीज़ है। फ़िलहाल मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ कि आमतौर पर हमें जीवन में होने वाली कोई भयानक दुर्घटना, जैसे कि
एक्सीडेंट हो जाए, कोई किसी का हाथ पैर टूट जाए, आर्थिक हानि, प्रियजन की मृत्यु हो जाए, अपमान, मुसीबत आदि से डर लगता है। तो ये पूछ रहा है, कभी यहाँ पे आपको किसान से नहीं लिखना है, पूछ रहा है कि आम तौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। तो वही सभी के जीवन के लिए कुछ बिंदु होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि परीक्षा में हमको कम नंबर आने से डर लगता है, असफल होने से डर लगता है। हालांकि डरना नहीं चाहिए हमको किसी चीज़ से, हमको कर्म अपने अच्छे से करने चाहिए। फिलहाल ये प्रश्न का उत्तर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो आप इसमें बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि उन आँखों से किसान की दयनीय दशा और उसकी पीड़ा की ओर संकेत किया गया है। अगला प्रश्न आपका है, आप प्रश्न का उत्तर लिखते जाइएगा, ऐसे ही सुनते जाइएगा, जो लगता है लिखने के लिए वही लिखिएगा। फिर आप फेयर पे अपने शब्दों में अच्छे से लिखने का प्रयास किया करिए, क्योंकि भाषा सीखने की चीज़ होती है, ना कि कॉपी करने की चीज़ होती है। आप अच्छे से पढ़िए, फिर अपने शब्दों में आप उत्तर को लिख दीजिए। अगला आपका है, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? तो प्रश्न आप, अगर आपने व्याख्या अच्छे से पढ़ी है तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप आसानी से दे पाएंगे कि कवि को उन आँखों से इसलिए डर लगता है क्योंकि उन आँखों में असीम कष्ट, वेदना, व्यथा भरी हुई है। उसमें चारों तरफ निराशा दिखाई दे रही है, जीवन के प्रति कहीं भी कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए कवि को किसान की आंखों में देखने से डर लगता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति खुशहाल व्यक्तित्व का है, हम देखते हैं हंसी खुशी से रहता है, तो अभी हम उसके पास जाते हैं। जब वही व्यक्ति घोर पीड़ा में होता है, जो दिखता है, तो उसके पास हर कोई जाना नहीं चाहता है। अगला प्रश्न आपका है, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया? तो इसका भी उत्तर आप लिख सकते हैं कि कवि ने डरते हुए भी किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन इसलिए किया है क्योंकि उस पीड़ा को कवि ने भी महसूस किया है, तथा कवि यह भी चाहता है कि किसान की जो वास्तविक स्थिति है उसका लोगों को ज्ञान हो, लोग उसको जाने, विशेष तौर से शासक वर्ग जाने, और जो उसकी स्थिति है उसको सुधारने का प्रयत्न करे, और किसान के ऊपर किसके द्वारा अत्याचार और कष्ट हो दिए जाते हैं उसका भी लोगों को ज्ञान हो। अगला प्रश्न है, यदि कवि उन आँखों से नहीं डरता तो क्या तब भी वह कविता लिखता? तो यदि कवि उन आँखों से नहीं भी डरता तो भी वह कविता लिखता। उसके अंदर उठते भाव जिस विषय की ओर उन्मुख होते, कवि का काम है लिखना। कवि का ये तो उन्होंने आँखों से शुरुआत की, कवि कोई ना कोई माध्यम लेता है। मूल जो कवि का उद्देश्य था वो क्या था, मैंने आपको बताया था कि किसान की जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको समाज के सामने लाने का है। तो कवि तब भी लिखता क्योंकि कवि के अंदर ये भाव और उसके जो विचार थे वो इस ओर उन्मुख हो चुके थे कि वह अपनी कविता में किसान के कष्टों को जरूर लिखेगा, अन्नदाता के कष्टों को जरूर लिखेगा, और समाज के सामने वह इसे प्रस्तुत कर करके समाज का ध्यान उसके कष्ट की तरफ आकृष्ट करने का प्रयास करेगा। तो ये तो हो गया आपका पहला प्रश्न का उत्तर। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, अगर आप देखेंगे तो दूसरा प्रश्न आपकी स्लाइड पे अभी ये रहा कि कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न का जो उत्तर आपको बताने की हमको ज़रूरत है। आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं कि कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया। तो आप लिखेंगे कि महाजन वर्ग, शासक वर्ग, क्रूर निर्दयी कोतवाल को जिम्मेदार ठहराया गया है, क्योंकि महाजन ने उसके घरों को, उसके बैलों को, उसके खेत की नीलामी करवा दिया और अपना कर्ज वसूल लिया। दूसरा, अगर आप कहेंगे कि जमींदार के लठैतों ने उसकी ज़मीन को हड़प लिया और उसके बेटे को पीट करके मार डाला। फिर दवा के अभाव में जो उसकी पत्नी थी
और उचित पालन पोषण के अभाव में जो उसकी दुधमुही बच्ची थी वो भी चल बसी, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। और कोतवाल ने उसकी पुत्रवधू के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए कि उसने अपने पति की हत्या करवाई है और इसके बदले में उसे थाने में बुला करके उसके साथ दुष्कर्म किया, अर्थात ये सभी लोग उसके कष्ट के जिम्मेदार थे। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें अगर, तो हमारा अगला प्रश्न है, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, मैं किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है। तो ये भी आप जानते हैं पिछला सुख कौन कौन सा है। व्याख्या में देखिए, व्याख्या मैंने बताया ना कि मूल होती, जो व्याख्या अच्छे से पढ़ लेता है, उसमें निहित काव्य सौंदर्य पढ़ लेता है, वो सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएगा। बस आपको लेक्चर को ध्यान से देखने की और समझने की ज़रूरत है। पिछले सुख की स्मृति से तात्पर्य कवि का है कि उसके फसल से लहलहाते हुए खेत, उसका हंसता खेलता हुआ परिवार, उसके प्रिय बैल, उसकी नित्य प्रति दूध देने वाली प्रिय उजरी गाय आदि थी। और ये सभी किसान की आंखों के सामने एक एक करके समाप्त हो गए, इसलिए किसान को अत्यधिक कष्ट हो रहा है। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें अगर, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। आशय से मतलब वही व्याख्या से है, मैं ये तो आपको मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है। पहला है, उजरी उसके सिवा किसे कपास दुहाने आने देती, तो आप लिख पाएंगे कि किसान के पास उजरी नामक एक प्रिय गाय थी जो किसान से इतना प्रेम करती थी कि वह किसान के अलावा किसी को अपना दूध दुहने नहीं देती थी। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बात करें, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, तो इसमें भी कहेंगे, इसकी भी व्याख्या की जा सकती है कि किसान के बेटे के मरने के पश्चात घर में विधवा बहू रह गई थी। उसके पति के मरने में उसका कोई दोष नहीं था। विधवा होने के बाद समाज द्वारा उसे ही हत्यारिन कहा जाने लगा। इस कलंक के लगने तथा पति के बिछोह को सहते हुए वह विधवा उस घर में लक्ष्मी के समान थी और कमाकर घर चला रही थी। फिर भी समाज को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और एक दिन कोतवाल ने उसे बुला करके थाने में उसके साथ अपमानजनित व्यवहार किया, जैसा कि आप पाठ में पढ़ चुके हैं। पिछले सुख की स्मृति आँखों में अभी मैंने आपको बताया, तो इसको आप खुद से करिएगा। कोई ऐसे प्रश्न नहीं है, अगर कहीं आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझसे सीधे फ़ोन करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल करके बात कर सकते हैं। अगला जो आपका मैंने बताया कि तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस पाठ में काव्यांश से आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे हम उसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं और एक बार थोड़ा सा फिर कर लेते हैं। जैसे आपका पहला काव्यांश है, तो इससे कौन कौन से प्रश्न आप बन सकते हैं। तो जो पहला काव्यांश है आपका वो है कि अंधकार की गुहा से रीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन दुख का नीरो रोदन, वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ इसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। तो कवि का मन किससे डरता है? मुझे नहीं लगता कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो इस प्रश्न का कोई उत्तर देने की ज़रूरत आपको है। आप खुद लिख सकते हैं कि कवि का मन किसान की दर्द और कष्ट से भरी हुई आँखों से लगता है। उसकी आँखों में दीनता, रुदन और मौन ही नज़र आते हैं, कहीं पर भी आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती है। किसान की दशा कैसी है, ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं कि किसान की दशा अत्यंत दयनीय है। वह अत्यंत गरीबी में और कष्ट में अपना जीवन यापन कर रहा है। स्वतंत्रता के बाद उसे आशा थी कि उसकी स्थिति में कुछ सुधार आएगा, लेकिन अभी भी उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। अगला पाठ की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें कि किसान की दारुण दशा का उत्तरदायी कौन है, तो अभी हमने चर्चा किया है। अगला इसी तरह से किसान की आंखों में अभिमान क्यों दिखाई देता है,
तो किसान की आंखों में अभिमान इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसे अपने देश की स्वतंत्रता से प्रेम है और स्वतंत्रता मिलने पर उसे यह विश्वास था कि उसके जो भी कष्ट हैं, उसकी जो भी परेशानियां हैं, वो सब एक एक करके दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वह वर्तमान स्थिति से जूझ रहा है, वर्तमान स्थिति में कष्ट भुगत रहा है और इसके लिए वह समाज को और शासक वर्ग को जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो बच्चों, इसी तरीके से प्रश्न आते हैं। अब आप अपने प्रश्न को करिएगा। एक प्रश्न बन जाता है इसी में कि प्रस्तुत काव्यांश का भाव सौंदर्य, यानी सौंदर्य संबंधी जो प्रश्न होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि भाव सौंदर्य बताइए। तो भाव सौंदर्य का मतलब जो मैंने आपको व्याख्या बताई है उसी को लिखना है कि जैसे कि प्रस्तुत काव्यांश में किसानों की दारुण स्थिति का चित्रण किया गया है। स्वतंत्रता मिलने की खुशी में उनकी आंखों में खुशी और अभिमान भी झलकता है, परंतु फिर भी उनमें शून्यता एवं नीरवता है। नीरवता का मतलब है जैसे रोदन, शांत रहना। उनकी आंखों में इतनी करुणा, दीनता, निराशा, कुंठा, हताशा, दुख, गरीबी आदि की छवि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ये सब भाव सौंदर्य हैं जो आप इसमें लिख ले सकते हैं। फिर आता है प्रश्न बनता है कि शिल्प सौंदर्य। तो शिल्प सौंदर्य में जो आपको लिखना है, दो प्रश्न बनते हैं, एक भाव सौंदर्य से और एक शिल्प सौंदर्य से। तो शिल्प में वही काव्य सौंदर्य लिखने होते हैं आपको कि इसमें कौन कौन से काव्य सौंदर्य हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे कि गुहा सरीखी, संसार कगार, अंधकार की गुहा सरीखी और संसार कगार सदृश वह खिसका में कौन सा अलंकार मैंने आपको बताया था? उपमा अलंकार है। जब मैं पाठ को पढ़ाया था काव्य सौंदर्य तो उसमें बताया था, उसी को हम कहते हैं शिल्पगत सौंदर्य, शिल्पगत सौंदर्य। अब फिर कहेंगे आप कि दैन, दुख, अंधकार आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। फिर आप कह देंगे दैन दुख में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण तथा हृदय स्पर्शी है। यही सब जो काव्य सौंदर्य होते हैं उन्हीं को हम किस में लिखते हैं, किस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में? जो शिल्पगत सौंदर्य से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा और अब आज इसी के साथ ये पाठ समाप्त हो रहा है। आप नोट्स अच्छे से बनाइएगा, पाठ को रिवाइज करिएगा और अगले दिन हम एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे। हम व्हाट्सएप पे आपको बता दूंगा कि अगले दिन हम लोग कौन सा पाठ पढ़ेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पाठ अच्छे से समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।